हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी जो क्लास 12th का बायोलॉजी होता है उसका सिलेबस आपको हम बताने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देंगे कि कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे ज़्यादा बात का क्वेश्चन आता है। और सिलेबस के बिना अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, इसलिए सिलेबस के बिना पढ़ना क्या है, बेकार है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए लाइक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम आपको जान सके कि आपको हमेशा क्लास करते हैं कि नहीं। कमेंट जरूर करा कीजिए, अच्छा लगता है कमेंट में आप कुछ लिखते हैं तो क्या कीजिए। चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से लेकर कितना चैप्टर है तो बताते हैं। इसमें आपको जो चैप्टर है ना, चैप्टर तो इसमें आपको कुल चैप्टर आपको 16 है, यानी 16 से ही आपका यहाँ से 70 मार्क्स आपको कंप्लीट होता है, यानी 70 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 है कि जीवों में जनन, यानी इसमें बताया जाता है कि जीव जो किस प्रकार जनन करते हैं जिसके कारण उनके संतान यानी संततियाँ उनके उत्पन्न होते हैं। तो जीवों के जनन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अलैंगिक जनन और होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें केवल एक ही व्यष्टि यानी एक ही संतति भाग लेते हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन में होता है एक दोनों संतति भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लेकिन इसमें कोई एक ही भाग लेगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं कि यानी इसमें जो है ना, ये अब एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा आपको चैप्टर दिया गया है। यानी एक चैप्टर पढ़ें, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ें, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ें, ऐसे आपको इसमें दिया गया है। तो 2 नंबर चैप्टर में क्या है तो देखते हैं। 2 नंबर चैप्टर में कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में इसमें पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक रंग, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पुष्प होता है जैसे कोई फूल हो गया, वे आवृतबीजियों का कैसा आकर्षक रंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद निषेचन संरचना एवं घटना। निषेचन जो होता है, निषेचन इसमें नर और मादा का आपस में जब संलयन होता है तो निषेचन होता है, जिसके कारण जो बीज बनता है और संततियाँ उत्पन्न होती है। तो उसके बारे में पढ़ना होगा कि उसका जो क्या घटना होता है, नीचे निषेचन पूर्व की घटना या निषेचन पहले जो क्या घटना होती है, फिर निषेचन के समय क्या घटना होती है, फिर निषेचन के बाद क्या घटना होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है दोहरा निषेचन, यानी 2 बार जो निषेचन होता है, एक निषेचन मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 बार निषेचन करेंगे तो उसके द्वितीय निषेचन या दोहरा निषेचन करते हैं, जो पूछा भी गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। और निषेचन एवं पक्ष संरचनाएं एवं घटनाएं, इसके बारे में पढ़ने की हमको असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो कुल इतना पढ़ना है आपको पुष्पीय पादपों और लैंगिक प्रजनन इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, इसमें आपको यही पढ़नी होती है। तो चलिए और अगला चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है मानव प्रजनन, यानी हम लोग जनन के बारे में जान लिए, पुष्पीय पादपों के बारे में जान लिए। अब मानव प्रजनन यानी मनुष्य का जो उसमें प्रजनन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है कि पुरुष जनन तंत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे कि पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जनन तंत्र कौन कौन सा है जिसके कारण जो होता है हम लोग आपस में निषेचन करते हैं, जिसके कारण संततियाँ उत्पन्न होती है। उसके बारे में कि हम जनन कैसे करते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि पुरुष जनन तंत्र के बारे में, फिर स्त्री जनन तंत्र, फिर युग्मक जनन। युग्मक जनन बहुत ही होता है, जब 2 युग्मक आपस में जब जनन करते हैं तो इसे ही युग्मक जनन करते हैं। और आंतर चक्र के बारे में पढ़ेंगे और निषेचन एवं अंतरोपण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्तन, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। प्रसव एवं दूध स्त्रव, मतलब ये सब होने के बाद जो सगर्भता यानी जब गर्भधारण करने के बाद जब प्रसव यानी जन्म होता है, फिर उसके बाद दूध स्त्रवण, जब दूध ग्रंथि से दूध स्त्रवण होता है, यहाँ तक कि प्रावधाय को हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनन चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 3 में ये सब आपको क्या करना है, पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना होता है कि जनन स्वास्थ्य। जो जनन हम लोग करते हैं उसमें हो सकता है कुछ बीमारियों वाली हो जाती है, तो जनन स्वास्थ्य का हम कैसे रख सकते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियों, जो जनन स्वास्थ्य में जो समस्याएं आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जनसंख्या
विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट हो जो होती है, जैसे अगर कोई जीव जन्म लिया है, अगर वो मृत्यु में है तो बहुत सारी जनसंख्या नहीं हो जाएगी, तो उसको विस्फोट और जन्म को जो जन्म दर होती है उसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी तकनीकी है, जैसे बंध्यता कर सकते हैं, नसबंदी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जो सगर्भता या गर्भधारण होती है उसका जो डॉक्टरी यानी चिकित्सीय जो समापन या इसके कुछ उपाय होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और यौन संचारित रोग, जो यौन हम लोग यौन संबंध बनाते हैं उसको, जो यौन संचारित कुछ रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। और बंध्यता क्या होती है, बंध्यता जो स्त्री बंध्यता पुरुष बंध्यता, ऐसे बंध्यता जो होती है उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। किसमें, जनन स्वास्थ्य चैप्टर जो है, जनन स्वास्थ्य, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस सब की चीज़ों के बारे में। और अगला चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, चैप्टर नंबर 5 है कि वंशागति तथा वर्णार्थता का सिद्धांत। क्या है, वंशागति तथा वर्णार्थता का सिद्धांत। इसमें पढ़ेंगे कि मेंडल के वंशागति के नियम, जो मेंडल जो इसके वंशागति का वर्णार्थता का सिद्धांत, जो वंश गति करता है, जो वंश जो होता है उसके अगला गति करता है, तो मेंडल जैसे मेंडल वंशागति के नियम दिए थे। ये सब नियम जो होते हैं ना बहुत पूछा जाता है आपके, तो नियम हमेशा आपको याद रखनी है। और एक जीन की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2 जीन की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लिंग निर्धारण, जो लिंग होता है, जो जैसे मेल पुरुष यानी जो लड़का बॉय गर्ल, इसके बारे में कैसे हम इसको लिंग बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें वंशागति तथा वर्णार्थता का सिद्धांत में। और इसमें और आगे पढ़ेंगे कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में। और उसके बाद अनुवांशिक विकार, इसके बारे में ही पढ़ना है। यानी इस सब के पढ़ने के बाद हम अगला चैप्टर में जाएंगे। तो अगला चैप्टर इसके बाद थ्योरी पढ़ना होगा, फिर इसको क्वेश्चन ऐसे भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी से बनते हैं। और 6 नंबर चैप्टर में है, 6वां चैप्टर में पढ़ेंगे कि वंशागति के आणविक आधार के बारे में। जो वंशागति का आणविक आधार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी मोलेकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, यानी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो डीएनए क्या होता है, जैसे होता है एक होता है डीएनए होता है, फिर एक होता है आरएनए होता है, फिर एक होता है टीआरएनए होता है, टीआरएनए, फिर एक होता है कि एनआरएनए, बोले बहुत सारे के ऐसा आरएनए आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। यानी ये सब आरएनए के बारे में आपको क्या होता है पढ़ना होता है। और पढ़ेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई थी, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनकी खोज कैसे हुई। फिर आरएनए संचार के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रतिकृति के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन जो बहुत तरह के अनुलेखन होते हैं। यानी बायोलॉजी जो है ना बहुत लंबा चैप्टर है, इसके सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। और जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनुवांशिक कोड के बारे में जानेंगे कि अनुवांशिक कोड क्या होती है। फिर मानव जीनोम परियोजना, ये पूछा गया था इसी 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था मानव जीनोम परियोजना के बारे में। तो ये पूछा हुआ गया क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे कोई फिंगर, जैसे हम कोई वस्तु को छूते हैं तो उसमें हमारा जो हाथ का जो फिंगर जो होता है उसका प्रिंट बन के उस पर छप जाता है, जिसके कारण जब कोई दुर्घटना या समस्या होती है तो हम उसको जान सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 7 में है पढ़ना है कि विकास के बारे में। जैसे कोई जीव होता है उसको विकास कैसे करता है, या मानव ही जो था पहले कैसे था कि अब कैसे है, जो पहले और अब के बीच का जो समय था यानी उसका विकास था उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जीवन की उत्पत्ति, जीवन की जो उत्पत्ति कैसे हुई, जो मानव जो जीवन था वह कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ जीवन या पृथ्वी पर हुआ, ये कहाँ हुआ, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर उसके बाद जीवन स्वरूप का विकास एवं सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। फिर विकास के प्रमाण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अनुकूली विकिरण क्या है यह पढ़ेंगे। उसके बाद जैव विकास के बारे में जानेंगे। जैव विकास एक अलग तरह का जीव नहीं हुआ, जैव विकास एक अलग तरह का विकास हुआ, और विकास की क्रियाविधि यह जानेंगे। उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी जो वेनबर्ग का सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विकास का संक्षिप्त विवरण, इसके बाद जानने के बाद मानव का उद्भव और विकास जानेंगे, मानव का कहाँ उद्भव हुआ और कैसे विकास किया। इसके बारे में जानने के बाद हम 8वां चैप्टर में क्या जानेंगे, 8वां चैप्टर में हमको देखना है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो मानव जो स्वास्थ्य कैसे रखता है एवं रोग कैसे उत्पन्न होता है ये सब जानेंगे, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पॉइंट में क्या पढ़ना है कि मानव में सामान्य रोग, मानव में जो होता है सामान्य कुछ रोग होता है वे कैसे उत्पन्न होते हैं। और प्रतिरक्षा के बारे में जानेंगे, प्रतिरक्षा क्या होती है। फिर एड्स के बारे में जानेंगे, एड्स बहुत ही ज़रूरी होता है जो आपको बहुत बार पूछा गया है, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि ये कैंसर क्या होती है, जो रोग होती है बहुत बड़ा रोग है कैंसर, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि ड्रग और एल्कोहल का दुरुपयोग किया गया था, ये इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या,
चैप्टर नंबर 9 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्यनीति के बारे में जानेंगे, यानी स्ट्रेटेजीज फॉर इनहैंसमेंट, यानी इसके में रहेगा पशुपालन की हम लोग जो पशु था उसको कैसे पाले, यानी जैसे गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, इस बारे में कैसे पाले, उससे क्या लाभ हुआ इसके बारे में जानेंगे। जैसे गाय हो गया, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, और कुछ जैसे जानवर है, घोड़ा से हमको यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जानेंगे। फिर पादप प्रजनन, यानी जो पादप प्रजनन यानी जो पशु, जो मतलब पशु नहीं, जो पौधे होते वे कैसे प्रजनन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। और फिर एकल कोशिका प्रोटीन, इसके बारे में जानेंगे। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होती है, इसके बारे में जानने के बाद हम जानेंगे ऊतक संवर्धन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे, यानी माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके बारे में, यानी घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव क्या होती है, सूक्ष्मजीव के जो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, उसके बाद वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, फिर बायोगैस में उत्पादन में सूक्ष्मजीव, यानी पूरा सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। और जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव क्या होती है, फिर जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव क्या होती है, सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 11 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 में है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसके बारे में जानेंगे, यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या होते हैं। फिर पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साथ, इसमें डीएनए के बारे में बहुत सारे पढ़ना होगा। फिर पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम, ये सब जानने के बाद हम चैप्टर नंबर 12 पर चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 में क्या है, चैप्टर नंबर 12 में है कि आपको जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड आईटीएस एप्लीकेशन, यानी इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें होता है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद चिकित्सीय में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, उसके बाद परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद नैतिक प्रश्न क्या होती है, इसके बारे में जानने के बाद हम चैप्टर नंबर 13 में चलेंगे। चैप्टर नंबर 13 में है कि चैप्टर नंबर 13 में जीव और समष्टियाँ, यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में जानेंगे कि जीव होते हैं और समष्टि क्या होती है, ये सब के बारे में जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि जीव और इसका पर्यावरण और समष्टियाँ, ये सब जानने के बाद चैप्टर नंबर 14 में है कि परितंत्र एक ऐसा होता है जो परितंत्र एक अलग तरह का तंत्र होता है, इसके बारे में जानेंगे हम। इसमें इकोसिस्टम कहते हैं, इसे इंग्लिश नाम है। और इसमें देखेंगे परितंत्र संरचना एवं क्रियाशील के बारे में। उसके बाद उत्पादकता, उसके बाद अपघटन, उसके बाद अजर्जर प्रभाव, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रम, पोषक चक्र, परितंत्र सेवाएं, ये सब जानने के बाद चैप्टर नंबर 15 में क्या है, 15 में है कि जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्रेडिक्शन, यानी ये सब, इसमें क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता एवं संरक्षण में। तो इसमें पढ़ेंगे कि परितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रम, पोषक चक्र, परितंत्र सेवा, ये सब जानेंगे। और अंतिम चैप्टर, सबसे अंतिम चैप्टर नंबर 16 में क्या देखेंगे कि पर्यावरण के मुद्दे, जो पर्यावरण जो होते हैं हमारे आसपास के जो पर्यावरण के मुद्दे होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें होता है कि इन्वायरमेंट्स, यानी इशू, यानी वायु प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, यानी पोल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में जानेंगे। जल प्रदूषण एवं उसका नियंत्रण, फिर ठोस अपशिष्ट, उसके बाद कृषि रसायन एवं उनके प्रभाव, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वासी उष्णता, ये सब जानेंगे। देने सिलेबस हमारा जो 16 चैप्टर था, हमने 16 चैप्टर का देख लिया, आप लोग समझ गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।